जिस सरदार को भरी संसद में कहा गया कि रेनकोट पहनकर नहाता है, बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। जिसे पूरे देश ने मौन मोहन कहकर चिढ़ाया, वो सब कुछ सुनते रहे और बस उसने देश को एक ही बात कही कि इतिहास मेरे साथ एक ना एक दिन इंसाफ जरूर करेगा। Honestly believe that history will be kinder to me. इंसाफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेदाग बता दिया। दरअसल 29 जुलाई 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह के खिलाफ केस बंद कर दिया है और कह दिया कि केस बनता ही नहीं था। लेकिन यह सुनने के लिए सरदार अब जिंदा नहीं है। दिसंबर 2024 में वो दुनिया छोड़कर चले गए। जिंदा रहे तो आरोपी थे, मरने के बाद बेदाग हो गए। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रहा जो भी केस था उसे बंद कर दिया है। कोर्ट ने 2015 का वो आदेश भी रद्द कर दिया जिसमें उन्हें आरोपी बनाकर बुलाया गया था। अब पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। ये मामला क्या था? कोयला देश की सबसे कीमती चीजों में से एक है। बिजली से लेकर स्टील तक सब इसी से चलता है। सरकार के पास कोयले की खदानें थी जिन्हें कोल ब्लॉक कहते हैं। 1993 से सरकार ये कोल ब्लॉक कंपनियों को बांट रही थी बिना किसी नीलामी प्रक्रिया के। एक कमेटी बिठाई जाती थी और वो कमेटी डॉक्यूमेंट्स देखती थी और ये तय कर देती थी कि कौन सा ब्लॉक किसे मिलेगा। ना कोई बोली लगती थी, ना कोई कंपटीशन होता था। यह सिस्टम हर सरकार के दौर में चला। किसी एक पार्टी का यह बनाया हुआ सिस्टम नहीं था। लेकिन पहली बार इस पर सवाल उठा साल 2012 में। 2012 में सरकारी खर्चों की जांच करने वाली संस्था यानी कि CAG ने अपनी एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में लिखा था कि 2005 से 2009 के बीच बिना नीलामी के ब्लॉक बांटने की वजह से प्राइवेट कंपनियों को 1,86,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा। यह नुकसान का अंदाजा था, मतलब चोरी साबित नहीं हुई थी। लेकिन नंबर इतना बड़ा था कि देश हिल गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दौर में ज्यादातर वक्त कोयला मंत्रालय खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था। यानी सवाल सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया, उनकी साख पर उठने लगे। मीडिया ने इसे नाम दिया कोलगेट। अब देखिए कि उस वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी ने सीधी मांग रख दी कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे। संसद का पूरा मानसून सत्र ठप कर दिया गया। हर सुबह सदन खुलता था, नारे लगते थे और सदन बंद हो जाता था। सोनिया गांधी ने खुद सुषमा स्वराज और आडवाणी को फोन करके बहस की पेशकश की थी। जवाब मिला कि पहले ब्लॉक रद्द करो, जांच बिठाओ, वरना संसद नहीं चलने देंगे। मनमोहन सिंह ने तब कहा था कि बहस होने दीजिए, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन बहस नहीं होने दी गई। उस सत्र का हाल यह रहा कि 30 दिन में सिर्फ 4 बिल पास हो पाए। 3 बिल तो 5 मिनट से भी कम समय में और बिना बहस के पास कर दिए, यानी कोरम पूरा कर दिया गया। महिलाओं को दफ्तर में सुरक्षा देने वाला कानून सिर्फ 16 मिनट में बिना चर्चा के पास कर दिया गया। सत्र खत्म होते ही बीजेपी सड़क पर उतर गई और देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे के नारे लगे। उस प्रदर्शन को अगुवाई करने वालों में एक नाम थे अनुराग ठाकुर। याद रखिएगा ये नाम। वही तरीका था प्रदर्शन का जिसे आज सत्ता में बैठकर संसद ना चलने देने वाले लोग साजिश कहते हैं। तब यही तरीका लोकतंत्र की लड़ाई का कहलाता था। और ये तंज किसने कसा था पता है आपको? ये भी जान लीजिए। फरवरी 2017 में राज्यसभा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को संगठित लूट कहा था और उसी का जवाब देते हुए मोदी ने कहा था कि डॉक्टर साहब 30 से 35 साल देश की इकॉनमी के फैसले लेते रहे। फिर पीएम बोल पड़े कि इतने घोटाले हुए और डॉक्टर साहब पर एक दाग नहीं है। रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाने की कला कोई इनसे सीखे। और अगले कई दिनों तक माफी की मांग चलती रही। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। राहुल गांधी ने तब कहा था कि प्रधानमंत्री ने अपने से बड़े और सीनियर आदमी का मजाक बनाकर अपनी कुर्सी छोटी कर ली है। लेकिन माफी कभी नहीं आई। और मनमोहन सिंह ने उस दिन भी सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। फिर मामला अदालतों में पहुंचा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2010 के बीच बांटे गए 214 कोल ब्लॉक रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि बांटने का पूरा तरीका ही मनमाना था। ध्यान दीजिएगा, इसमें हर दौर की सरकारों के बांटे हुए ब्लॉक शामिल थे। इसी बीच सीबीआई ने एक केस दर्ज किया जो सीधे मनमोहन सिंह तक पहुंचने वाला था। मामला था ओडिशा के तालाबेरा 2 कोल ब्लॉक का। 2005 में यह ब्लॉक बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को को दिया गया था और उस वक्त कोयला मंत्रालय मनमोहन सिंह के पास ही था। आरोप क्या था वो भी समझ लीजिए। कमेटी ने पहले यह कोल ब्लॉक एक सरकारी कंपनी
नेवली लिग्नाइट को देने का फैसला कर लिया था। इसकी सिफारिश भी कर दी गई थी। फिर कुमार मंगलम बिरला ने प्रधानमंत्री दफ्तर को चिट्ठियां लिखी। ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी हिंडाल्को के लिए सिफारिश भेजी। इसके बाद फैसला बदल दिया गया और हिंडाल्को को सरकारी कंपनी के साथ ब्लॉक में हिस्सा मिल गया। सीबीआई ने जांच की और कहा कि इसमें कोई अपराध नहीं मिला है, फाइल बंद किया जाए। लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने सीबीआई से कहा कि पहले मनमोहन सिंह का बयान लीजिए। 11 मार्च 2015 का दिन आया। स्पेशल जज ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट ठुकरा दी और मनमोहन सिंह को आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश होने का समन भेज दिया गया। साथ में कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारक और हिंडाल्को के ऑफिसर्स भी बुलाए गए। सोचिए कि जो आदमी 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहा, उसे साजिश और भरोसा तोड़ने जैसी धाराओं में आरोपी बना दिया गया। 83 साल के उस बुजुर्ग के लिए ये जिंदगी का सबसे भारी दिन था और अप्रैल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उस समन पर रोक लगा दी। लेकिन केस बंद नहीं हुआ, सिर्फ रुक गया था कुछ दिनों के लिए। यहां एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जिन पूर्व कोयला सचिव पीसी पारक को इस केस में आरोपी बनाया गया, उन्होंने बाद में एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने साफ लिखा था कि हिंडाल्को वाले फैसले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से उन पर कोई दबाव था ही नहीं। उन्होंने लिखा कि फैसला देश के भले के लिए लिया गया था। यानी जिस आदमी को साथ में आरोपी बनाया गया, वही आदमी गवाही दे रहा था कि प्रधानमंत्री बेकसूर है। सीबीआई ने भी दो बार जांच करके यही लिखा कि कोई अपराध नहीं हुआ है। फिर भी केस 11 साल चलता रहा, सिर्फ इसलिए कि एक जज को क्लोजर रिपोर्ट मंजूर नहीं थी। 2015 से 2026 तक पूरे 11 साल तक यह केस सुप्रीम कोर्ट में लटका रहा। दिसंबर 2024 में मनमोहन सिंह का निधन हो गया। जिस केस में उन्हें आरोपी बनाया गया था, उसका आखिरी फैसला सुने बिना वो दुनिया छोड़कर चले गए और अब जुलाई 2026 में कोर्ट कह रहा है कि केस बनता ही नहीं था। यानी जिस आदमी पर 11 साल आरोपी का ठप्पा रहा, वो कभी भी दोषी नहीं था। अब कोर्ट ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। बेंच ने कहा कि मनमोहन सिंह के निधन की वजह से ये अपील वैसे भी बंद की जा सकती थी, लेकिन जजों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीबीआई की दोनों क्लोजर रिपोर्ट खुद पढ़ी और फिर लिखा कि ट्रायल कोर्ट के जज के पास सीबीआई की रिपोर्ट ठुकराने की कोई ठोस वजह नहीं थी। कोर्ट ने 2015 का समन वाला आदेश भी रद्द कर दिया और केस मेरिट पर बंद कर दिया गया। मतलब ये नहीं कहा गया कि आरोपी मर गया इसलिए केस खत्म हो गया। कहा गया कि केस बनता ही नहीं था, आदमी बेदाग था। अब 1 मिनट रुककर आज की राजनीति देखिए। आज जब विपक्ष किसी मुद्दे पर संसद में हंगामा कर दे तो उसे देश का दुश्मन बता दिया जाता है। कहा जाता है कि विपक्ष संसद चलने नहीं देता, टैक्स के पैसे बर्बाद कर देता है। लेकिन 2012 में यही सब करने वाली पार्टी आज सत्ता में बैठी हुई है। तब पूरा सत्र ठप करना लोकतंत्र बचाने की लड़ाई मानी जाती थी। आज एक दिन का हंगामा देशद्रोह जैसा बता दिया जाता है। कुर्सी बदलते ही परिभाषा बदल जाती है। ये बीमारी किसी एक पार्टी की नहीं है, ये हमेशा से कुर्सी की बीमारी रही है। और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सबक यही है कि दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट अंदाजे पर तैयार रिपोर्ट होती है, लेकिन अंदाजे पर तैयार रिपोर्ट पर मीडिया ने भी हाइप बना दिया, जिससे मनमोहन सिंह दोषी साबित हो गए थे। वो तो अदालत ने आज फैसला सुना दिया कि सरदार बेदाग थे।